नमस्कार। आज शनिवार और शनिवार के 4:30 बजे का समय जो मैंने तय किया है आप सभी लोगों के साथ और एक संकल्प भी किया है कि मैं एक पाठ करूंगी कहानी या कविता का। मैंने पिछले ही पाठ में ये बता दिया था जब मैं सूरदास की कविताएं पढ़ रही थी कि आज मैं एक कहानी पढ़ूंगी। अर्चना जी नमस्कार। मन थोड़ा उदास है, बड़ा अवसन्न है इतने प्रियजनों की इतनी मृत्यु देख करके। जैसा होता है दुखी हो जाता है मन और समझ में नहीं आता कि क्या कहा जाए ऐसे समय को। आज जब मेरी बात हो रही थी नरेश सक्सेना जी से अभी थोड़ी देर पहले करीब 2 बजे के आसपास, तो उनका स्थिर स्वर सुनकर के पुरुषोत्तम ने स्थित प्रज्ञ कहा उन्हें। जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो जिस तरह से वो कह रहे थे कि वो बहुत आराम से चला गया, बड़ा सुख दिया उसने, 43 साल जिया, बहुत सुख दिया। और राघव के बारे में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि वो चला गया, अब हम सब चले जाएंगे। बहुत मन तो वैसे ही उदास है, ये सुनकर के मन बड़ी अजीब से किस्म के उसमें पड़ गया। और मुझे उनकी बात सुन कर के निराला की वो कविता जो है सरोस्मृति बेसाख्ता याद आई कि मैं जा रही हूँ। 1 सेकेंड रुकिएगा तो मैं किताब निकाल लूँ, तो मैं पंक्तियाँ पढ़ना चाहती थी। 1 मिनट आप लोगों को रुकना पड़ेगा। सोचा तो यही था कि लेकर बैठूंगी ये किताब, लेकिन जैसे मैंने कहा ना थोड़ी अस्त व्यस्तता है दिमाग में और सोच कर रखा और फिर भूल गई कि लेकर के बैठनी थी ये किताब आप लोगों के लिए मुझे। और वो पंक्तियाँ सरोस्मृति की वो पंक्तियाँ मुझे आप लोगों को सुनानी थी, लेकिन समय की अपनी वो है। और ये ज़रूर मैं सुनाना चाहती हूँ, मुझे अचानक ही लग रहा है कहाँ है। माफ़ कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा आप लोगों को समय करना पड़ेगा। कहाँ है ये किताब? मैंने तो इसमें से देख रहे हैं आप लोग, दिख भी नहीं रही हैं चीज़ें। और वो इतने स्थित प्रज्ञ की तरह अपनी बात कह रहे थे कि मैं आपको क्या कहूँ। और मुझे कविता नहीं दिख रही है, जबकि मैं इस किताब को अनेक बार पढ़ चुकी हूँ और इसी किताब से मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन जाने आज कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। 86 पृष्ठ पर है वो। चढ़ मृत्यु तरणी पर तूर्ण चरण, कह पितः पूर्ण आलोक वरण, करती हूँ मैं यह नहीं मरण, सरोज का ज्योति शरण तरण। और उसके बाद अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, मैंने कुछ अहरह रह निर्भर, ज्योतिष चरणा के चरणों पर, जीवित कविते शत शत जर्जर, छोड़कर पिता को पृथ्वी पर, तू गई स्वर्ग क्या यह विचार, जब पिता करेंगे मार्ग पार, यह अक्षम अति तब मैं सक्षम, तारूंगी कर गह दुस्तरतम। जाने ये लोग शायद हम लोगों का हाथ पकड़ करके हम लोग अच्छी से मार्ग को पार कर सके, इसलिए ये लोग जा रहे हैं सब लोग एक एक करके। बड़ा अजीब सा समय है और इन शब्दों के साथ मैं जो लोग गए उन सब लोगों को की आत्मा की शांति की प्रार्थना करती हूँ और याद करती हूँ कि मनुष्य है, जीवन है तो हमारा धर्म है चरैवती चरैवती, चलते रहो
चलते रहो। और इसी चलते रहो के साथ ये भी लगता है कि देह को के गेह को जब हम लोग छोड़ेंगे तो अक्षर के गेह में ही जा बसेंगे। यही कामना रहती है किसी भी कवि की, लेखक और किसी भी व्यक्ति की, और कवि और लेखक की तो खास तौर से देह के गेह से अक्षर के गेह तक यही कामना रहती है। तो यह कामना है, और इस कामना के साथ मैं चलने के इस धर्म का पालन करते हुए आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी वह है प्रेमचंद की कुछ कम ज्ञात कहानी मनोवृत्ति। और उससे कहानी सुनाने से पहले मैं प्रेमचंद का एक वाक्य जरूर पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि इस अवसाद के क्षण में अगर कहीं प्रकाश मिलेगा, इस अवसाद के क्षण में अगर कहीं कुछ आध्यात्मिक शांति मिलेगी तो वह पुनः शब्दों के गेह में ही। और प्रेमचंद जो यह साहित्य का उद्देश्य इसमें लिखते हैं, जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, जो हम में सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहने का अधिकारी नहीं। सचमुच में ये साहित्य में इसी संकल्प के लिए, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति के लिए, शक्ति और गति के लिए, सौंदर्य और प्रेम के जागरण के लिए पढ़ना चाहती हूँ, और कठिनाइयों पर, इस कठिन समय पर विजय प्राप्त करने के लिए पढ़ना चाहती हूँ। और प्रेमचंद के साहित्य के उद्देश्य के इन अमर शब्दों के साथ मैं शुरू करती हूँ प्रेमचंद की कहानी मनोवृत्ति। जिस पुस्तक से मैं कहानी पोथी से मैं कहानी पढ़ रही हूँ, ये पोथी पुरुषोत्तम जी ने संभवतः उसी साल खरीदी थी जिस साल ये प्रकाश हुई थी, यानी कि 1968 में लिखा हुआ है, वर्तमान संस्करण 1968। तो ज़रूर उन्होंने उसी समय खरीदी थी। ये 5 रुपए की मिली थी ये किताब। इसकी अंतिम कहानी है मनोवृत्ति। ये जो मानसरोवर प्रथम खंड है, और इसके प्राकथन से भी मैं कुछ बातें जरूर बाद में मैं पढ़ूंगी। और बड़े ध्वस्त हालत में है, 1968 की किताब है, समझिए 52 साल हो गए इस किताब को। और इसकी आखिरी कहानी है मनोवृत्ति। 5 लोग हैं और छठी में 5 इंद्रिय और छठा मन। तो इस मन से, सुमन के मन से ये कहानी सुने आप लोग। मनोवृत्ति। एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए, यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्कों में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधे से खेलती हैं, किसी का इधर ध्यान नहीं जाता। लेकिन कोई युवती रविश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए, यह बिल्कुल गैर मामूली बात है। अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली रविश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहां ठिठक जाते हैं, एक नजर वह दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्ध जन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए, और युवतियां लज्जा से आंखें नीचे किए हुए। वसंत और हाशिम निकर और बनियाइन पहने नंगे पांव दौड़ रहे हैं। बड़े दिनों की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाला है, दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। वसंत ने कहा, इसे कहीं और सोने को जगह ना मिले। हाशिम ने जवाब दिया, कोई वैश्या है। लेकिन वैश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती। वैश्या अगर बेशर्म ना हो तो वह वैश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वैश्या दोनों एक व्यवहार करती हैं। कोई वैश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वैश्या इस रहस्य को खूब समझती है। उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है।
सकता है, मगर केवल यहाँ सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यवती बन जाती हैं। रात भर प्याले के दौर चले होंगे, काम तृणाएं हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी? हो सकता है घर से रूठ कर आई। चलकर पूछ ही क्यों न ले। निरे अहमक हो, बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं? आज ही चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसान जताएंगे, और कहीं झिड़क न दे। झिड़कने की कोई बात भी तो हो, उससे सौजन्य और सहृदयता में डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी बातें सुनकर चिढ़ नहीं सकती। अजी गत यौवनाएं तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल उठती हैं। यह तो नवयौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग ना देखा था। मेरे हृदय पर तो यह रूप जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया। शायद कभी ना भूल सकूं। मैं तो फिर यही कहता हूं कि कोई वैश्या है। रूप की देवी वैश्या भी हो तो उपास्य है। यहीं खड़े खड़े कवियों की सी बातें करोगे? जरा वहां तक चलते क्यों नहीं? तुम वहां खड़े रहना, पाश तो मैं डालूंगा। पाश? और कुलवधू है तो? कुलवधू पार्क में आकर सोए तो इसका इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है, और यह वैश्या मनोवृत्ति है। आजकल की युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है कुलवधू। कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूं। तो चलो फिर दौड़ लगाएं। लेकिन दिल में तो वह मूर्ति दौड़ रही है। तो आओ बैठे। जब वो उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चले। मैं कहता हूं वैश्या है, और मैं कहता हूं कुलवधू है। तो 10-10 की बाजी रही। अगला दृश्य। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो खोई जवानी ढूंढ रहे हैं। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल, दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी, इकहरा शरीर। दोनों के दांत टूटे पर नकली लगाए, दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील है, छरहरे महोदय डॉक्टर। तो ये डॉक्टर वकील की जोड़ी चली जा रही है। अब देखिए इनकी क्या बात होती है। वकील: देखा यह 20वीं सदी की करामात। डॉक्टर: जी हां देखा, हिंदुस्तान दुनिया से अलग थोड़े ही है। लेकिन आप इसे शिष्टता नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का समय नहीं है किसी भले घर की लड़की। वैश्या है साहब, आप इतना भी नहीं समझते। वैश्या इतनी फूहड़ नहीं होती, और भले घर की लड़कियां फूहड़ होती हैं। नई आजादी है, नया नशा है। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई। जिनके सिर आएगी वह झेलेंगे। जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर हो जाएगी। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई। मगर आंख तो नहीं रुखसत हो गई, वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आंख से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर जवान होने को जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही बहार है। हमारे वक्तों में तो कहीं कोई सूरत ही नजर न आती थी। आज तो जिधर जाओ हुस्न ही हुस्न के जलवे हैं। सुना, युवतियों को दुनिया में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वह बूढ़े मर्द हैं। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष का जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से भी ज्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। यह सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमजोर हो जाता है। अगर यह बात ना होती, इस रमणी को देखकर इस तरह हम लोग यूं ना चले आते। मैं तो आंख भर देख भी ना सका। डर लग रहा था कि कहीं उसकी आंख ना खुल जाए और वह मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। खुश होती कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। अजी रहने भी तो। आप कुछ दिनों ओकासा का सेवन कर लीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका, सब लूटने की बातें हैं।
मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से मेरी बात पक्की करा दें तो मैं तैयार हूं। हाँ, यह जिम्मा मेरा जिम्मा, मगर भाई हिस्सा भी रहे, मेरा हिस्सा भी रहेगा। अर्थात अर्थात यह कि कभी कभी मैं भी आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूंगा। अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊं। ओहो, आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूं यह भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है। सच। अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप हैं किस फेर में? उसके एक एक अंग में, एक एक चितवन में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई है। न 100 मंकी ग्लैंड, न एक रमणी का बाहुपाश। अच्छा, कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होंगे। यह सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें और अपनी छाती पीटे। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह से दिल में से प्रेम करते हैं, जवान कभी कर सकता है क्या? बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से साबका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती हैं। जवान तो छिछोरे, उच्छृंखल, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले में कुछ चाहते हैं। यहाँ निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई। मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका कोई जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करें। यहाँ ऐसों से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी? हाँ थी, मगर अपने ही लड़के जब दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो। मेरा लड़का यशवंत तो मुझे बंदूक दिखाने लगा। यह जमाने की खूबी है। अक्टूबर की तेज धूप हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। अगला दृश्य। 2 देवियां, एक वृद्धा और दूसरी नवयौवना पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद की माती युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नवयौवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाठ तो भले घर की देवियों के हैं। बस ठाठ ही देख लो। इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आज़ादी न मिलनी चाहिए। बूढ़ी ने कहा, मुझे तो कोई वैश्या मालूम होती है। वैश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है? कैसे मजे से सो रही है, मानो अपने घर में है। बेहयाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और संलज्जता है उसे नहीं छोड़ना चाहती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी छाती का जंपर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने में ही साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। युवती बोली, इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथों लेती हूं तो आप बिलबिलाने लगती हैं, बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है। वह दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूं। वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं करता। स्त्री अपने दिल में समझती रहती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसीलिए वह अपनी स्वाधीनता का ढोंग करती है। जो बलवान है वह अकड़ता नहीं, जो दुर्बल है वही अकड़ दिखाते हैं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने का भी अधिकार नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ स्त्री अपने को छुपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोल कर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह न खुलवाओ नीलू। इस छोकरी को जगाकर कह दो जाकर घर में सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और यह निर्लज्जा टांग फैलाए पड़ी है। यहां इसे नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी बाई जी, ठंडक पाकर बेचारी की आंख लग गई है। रात भर यहीं रही है, कुछ कुछ बदती हूं। नीलू युवती के पास जाकर, मीनू है, थोड़ा पीले पेज के पीलेपन की वजह से मैंने नीलू पढ़ लिया था, नाम है मीनू। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़ कर हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी? इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती है। ओहो, इतना दिन चढ़ाया, क्या मैं सो गई थी?
मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो। यहाँ आई पर ऐसा चक्कर आया कि मैं बेंच पर बैठ गई। फिर मुझे कुछ होश ना रहा। बहुत दवा की। अब मैं खड़ी भी नहीं हो सकती। मालूम होता फिर से गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर कोई फायदा नहीं हुआ। आप डॉक्टर दीनदयाल श्यामनाथ को जानती होंगी, वह मेरे ससुर हैं। आप डॉक्टर श्यामनाथ को जानती होंगी, वह मेरे ससुर हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, वह तो अभी इधर ही से गए हैं। सच? लेकिन वह मुझे कैसे पहचान सकते हैं? मेरा अभी गौना नहीं हुआ है ना। तो क्या आप उनके लड़के बसंतलाल की धर्मपत्नी हैं? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, वसंतलाल तो अभी इधर से गए हैं। मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन उन्होंने मुझे देखा कहाँ है? तो मैं दौड़कर डॉक्टर साहब को खबर दे दूं? जी नहीं, मैं थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छी हो जाऊंगी। वसंतलाल भी वहाँ खड़ा है, उसे बुला लूं? नहीं नहीं, किसी को ना बुलाइए। तो चलो, अपनी मोटर पर तुम्हारे घर पहुंचा दूं। आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगंज, मिस्टर जयराम दास के घर। मैं आज मिस्टर वसंतलाल से कहूंगी। मैं क्या जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं। मगर कोई आदमी तो साथ ले लिया होता। किस लिए? कोई जरूरत न थी। मगर कोई आदमी तो साथ ले लिया होता। किस लिए? किस लिए? कोई जरूरत न थी। यह जो सो गई होती थी या बेहोश पड़ी होती थी, उसने कहा, कोई ज़रूरत ना थी। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बहुत इस कहानी को संभवतः मैंने 1978 और 80 के बीच में पढ़ा था, और तब से ये कहानी मेरे दिल में जैसे कि ना बस सी गई है। और मुझे बार बार ये कहानी, मैं बार बार इस पर लौटती हूँ, इस कहानी पर, मनोवृत्ति। इस कहानी पर बात करने से पहले मैं एक आप लोगों को संदेश पढ़ करके सुनाना चाहती हूँ, जो मुझे आज माला जी ने भेजा। आज कोई युवती या कोई लड़की इस तरह से पार्क में बेसुध पाई जाए तो क्या सिर्फ बातें होंगी या कुछ और भी होगा? एक भयंकर समाचार मेरे पास माला जी ने भेजा, माला सिंह ने। कोहरे के बीच घर से निकली नाबालिग, रेप करने के बाद गला घोंटकर मार डाला। मेरी एक कविता है, धुंध में औरत। उस पर उन्होंने लिखा, ये कविता याज्ञवल्क्य से बहस में है। आज आपकी कविता धुंध में औरत के भय को सच देह धरे देख सिहरन सी हुई। ये आज उजागर हुए रेप के 4 घटनाओं में से एक है, जो ऊपर मैंने आपको पढ़ के सुनाया। ढके मुंदों का तो हिसाब ही नहीं। कल 5 बच्चों की माँ के साथ 17 दानवों की जबरदस्ती की खबर पढ़ अवसन्न रही दिन भर। कैसे कोई जिए? हम देख रहे हैं मनोवृत्ति। वसंतलाल जा रहे हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं। वैश्या है या सिंदूर लगाए हुए है तो कोई लड़की है जो मन में फंस गई। हेल्प करने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो वैश्या नहीं है तो भले घर की औरत है तो कैसे चले जाए। भले घर की औरत के बारे में बात इस तरह से करेंगे। और फिर ससुर जो हैं वो जा रहे हैं डॉक्टर श्यामनाथ अपने वकील दोस्त के साथ, और किस तरह से बात कर रहे हैं वो। इस कहानी को जब मैं पढ़ रही थी तो सबसे पहले तो मुझे इस जो कहते हैं ना कि ऐसी सरपट दौड़ती हुई भाषा हमारे प्रेमचंद की है कि आप मतलब क्या कहें, जुबान जैसे कतरनी सी चलती है। इस तरह से सरपट दौड़ती है भाषा, और क्या इसमें रवानगी है, क्या इसमें गति है। और बिल्लौर शब्द देखते ही एकदम मतलब मन, जैसे बोलते हैं ना, बिल्लौर के बेंच। इस गद्य में देखिए कविता की सी छटा। बिल्लौर के बेंच, गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच, लखनऊ का सबसे पॉश इलाका,
बात अर्ली 30s की, शुरुआती मतलब चौथे दशक की, और बिल्लौर का बेंच यानी संगमरमर के बेंच पर सोई है, और रबिश यानी जो वॉक करने के लिए जो ट्रैक बना हुआ, वॉकिंग ट्रैक, रविश पर लोग चल रहे हैं। ये जो भाषा है, जो हिंदुस्तानी की गमक है इसमें, ये पढ़ कर के दिल इतना खुश हो जाता है कि मैं क्या कहूँ। इसीलिए मैं हम लोग बार बार प्रेमचंद पर लौटते हैं, और जब किसी को बोला जाए आपने क्या पढ़ा, तो वो कोई और नाम ले या ना ले, प्रेमचंद का नाम ले लेता है। कुछ बात ही ऐसी है प्रेमचंद की रचनाओं में, उनकी भाषा में, उनके कंसर्न्स में। और ये कंसर्न देखिए कितने महत्वपूर्ण कंसर्न है। और जब मैं उसको पढ़ रही थी कि बसंत और हासुम निकर और बनियाइन पहने नंगे पांव दौड़ रहे थे, क्योंकि ओलंपियन रेस होने वाला, अक्टूबर के महीने में दौड़ रहे हैं, दिसंबर में 25 तारीख के आसपास ये ओलंपियन रेस होगा। तो इसको पढ़ते हुए जैसे ही आए कि रूप छवि आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वैश्या इस रहस्य को खूब समझती है। ये बोलते कि सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। तो मुझे रजा बहुत याद आए। रजा ने जो अपनी किताब लिखी है, अपनी जीवनी जैसी, तो उसमें लिखा है, इसमें ये इस बात को बड़े अच्छे से रखा है कि हिंदुस्तानी औरतें इस बात को खूब अच्छे से समझती हैं। यूरोप में वो जिस तरह से कपड़े पहनती हैं उस तरह से नहीं समझती। बहुत ही खूबसूरत ढंग से रजा ने इस बात को लिखा, और वो मन में बस सा गया है। वो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे रजा, जाहिर है याद आए मुझे रजा। फिर एक जिस चीज़ पर मैं आप लोगों को वो कर रही हूँ, ओसाका, तो बहुत लोग जानते होंगे कि ओसाका का ओकासा का सेवन कीजिए। ओकासा माने कोई ऐसी चीज़ जो कि पौरुष को बढ़ा दे उसको। लेकिन इसमें है मंकी ग्लैंड, कि मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। इस बात ने मुझे प्रेरित किया कि मैं देखूं कि मंकी ग्लैंड क्या है। तो 2 जगहों में मैं गई। एक तो मंकी ग्लैंड कुछ मतलब कोई ड्रिंक है, उस तरह की चीज़ें मतलब। और जो दूसरी चीज़ मुझे पता चली, दैट्स रियली, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये है एक 1920 में मैंने इसको पढ़ा कि एक रूसी मूल के डॉक्टर अब्राहामोविच, सर्ग अब्राहामोविच वोरोनोफ, इस नाम के एक डॉक्टर हुए। और ये थे तो रूसी मूल के, लेकिन फ्रांस में बचे हुए थे, इसलिए ही वॉज अ फ्रेंच सर्जन थे। उन्होंने क्या किया है कि एक मतलब प्रयोग किया, और उसमें ये था कि इसको अंग्रेजी में मैं पढ़ देती हूँ और बाद में उसका हिंदी अनुवाद कर दूंगी। Who gained fame for his technique of grafting monkey testicle tissue on the testicles of men for therapeutic purposes while working in France in 1920s and 30s. बंदर के टेस्टिकल के टिश्यू को उन्होंने मनुष्य के टेस्टिकल पर जब वो किया, इसका प्रयोग किया। और जब उन्होंने प्रयोग किया था तो उन्होंने यंग बंदरों के टेस्टिकल्स के, इसको क्या कहेंगे हम लोग, अंडकोशों के टिश्यूज़ को उन्होंने बूढ़े बंदरों पर जब आरोपित किया था, तो ट्रांसप्लांट किया था, तो बूढ़े बंदर जवानों की तरह एक्ट करने लगे। तो फिर इन्होंने इसको मनुष्यों पर भी किया। तो 1920s और 30s में रिसर्च चल रही थी ये, और इसके लिए कहते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन। तो ये मतलब नेचुरली ये चर्चा में रही होगी मंकी ग्लैंड ट्रांसप्लांटेशन, और उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है हमारे प्रेमचंद ने, कि मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना, माने मंकी ग्लैंड ट्रांसप्लांटेशन करवा देते हैं, तो फिर आप वकील साहब आप जवान हो जाएंगे। पुरुषों की एक मनोवृत्ति रहती ही है कि वो बड़े बड़े मतलब वियाग्रा वगैरह इसी उसमें आए हैं कि वो सदा जवान रहें, सदा सेक्स करने में सफल हो, मतलब उसमें सक्षम हो, सफल नहीं मतलब सक्षम हो,
सफलता असफलता तो अलग बात है, लेकिन सक्षम हूँ, इस बात को इन्होंने यहाँ पर लिया है। युवक कुछ और बात कर रहे हैं कि वो घर में मन में बस के रह गए और मैं इस सूरत को कभी ना भूलूंगा। सोचिए तो कि अगर उस जब शादी होकर के गौना होकर, शादी तो हो गई है, गौना होकर के लड़की आएगी तो उसके मन में क्या बीतेगी, ये तो मेरी बीवी वहाँ पर बेहोश थी। लेकिन जो बूढ़े हैं, जो अब अक्षम हैं, उनकी बातचीत का वो देखिए कि वहाँ पर ओकासा की और मंकी ग्लैंड की बात चल रही है। ये प्रेमचंद की एक मुझे बहुत बेहतरीन कहानियों में से एक लगती है, क्योंकि इसमें एक तो आप नाटक की तरह से पढ़ते चले जाते हैं दृश्यों को, मतलब आप चाहे तो इसका नाटक खेल सकते हैं मजे में, और दूसरा यह है कि चरित्र, एक एक चरित्र जैसे कि हमारे सामने उभर कर आ रहा है कि हमारे वकील साहब पहले भी विवाह करने की सोच चुके हैं, लेकिन उनके पुत्र पिस्तौल दिखाने लगे उनको, और इसीलिए वो बात करते हैं कि भाई तुम्हें मंकी ग्लैंड दे देते हैं या ओकासा का सेवन कीजिए। उन्होंने कहा चंद्रोदय खा के देख चुका। ये आप पात्रों को देखिए कैसे खोल रहे हैं एक एक पात्र को, और फिर स्त्री और जो बूढ़ी और जो मीनू है, वृद्धा और मीनू, माई जी और मीनू, उनकी बातें सुनिए। मीनू कितने उससे कहती है कि जो जानता है कि वो स्वाधीन है उसको बार बार धोल पीटने की जरूरत नहीं होती। जो स्वाधीन नहीं होता, जो दबा होता है, वो अपनी शक्ति का ज़्यादा प्रदर्शन करता है। थोथा, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी, गलत मुहावरा हो जाएगा, लेकिन जिनके पास शक्ति होती है वो चुप भी रहें तो सब जानते हैं कि वो शक्ति संपन्न है, मुंह बंद भी रखें तो देखने वाला जानता है कि वो शक्ति संपन्न है। इस बात को देखिए इसमें, ये कहानी एक एक शब्द में, मतलब मैं जब इसको पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ करके एक एक चीज़ पर आप लोगों से बात करूं। और इसीलिए मनोवृत्ति जब है कि वैश्या की मनोवृत्ति ये होती है, पुरुष ये बोल रहे हैं वैश्या की मनोवृत्ति ये होती है, वास्तव में प्रेमचंद उस युवती की मनोवृत्ति के का हम उस पर बात करेंगे तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है उसका ये कहना, कोई ज़रूरत ना थी। लेकिन पुरुषों की मनोवृत्ति को देखिए क्या उघाड़ करके रख दिया है प्रेमचंद ने, चाहे वो यंग है चाहे वो ओल्ड, क्या मनोवृत्ति है उनकी। और वृद्धा कैसे बोलती है कि इसी वजह से पुरुष नहीं चाहते कि औरतों को आज़ादी मिले। अरे भाई, पुरुष नहीं चाहते औरतों की आज़ादी मिले, यह क्या बात हुई। इस बात का खंडन नई लड़की मीनू करती है कि आज़ादी हमें पुरुष नहीं देंगे, आज़ादी तो हम खुद ले लेंगे। और ये जब कह रही हूँ मैं आप लोगों को, तो मैं एक 720 पृष्ठ पर प्रेमचंद जी को मैं पढ़ रही थी, आप इसी उसके लिए मैं देख रही थी हर चीज़। तो एक उन्होंने बहुत छोटा सा एक संपादकीय लिखा है हिंदी में, हंस फरवरी 1931, ये संपादकीय है, हंस में छपा है, नारी जाति के अधिकार। और उसमें उन्होंने लिखते हुए जो हमारे विचार में निम्नलिखित विषयों पर नारियों को असंतोष है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। हमारे विचार में निम्नलिखित विषयों पर नारियों को असंतोष है और इस असंतोष को देवियों की इच्छा अनुसार ही शमन करना पड़ेगा। अब जरा पॉइंट्स देखिए, 5 पॉइंट्स जो लिखे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और हम आज भी उन पर जूझ रहे हैं। भले ही हमें कुछ चीज़ें थ्योरेटिकली मिल गई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या स्थिति है हम सब जानते हैं। एक विवाह का नियम स्त्री पुरुष दोनों ही के लिए समान रूप से लागू हो। कोई पुरुष पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह न कर सके। दूसरा, पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का पूरा अधिकार हो, वह उसे रेहन व्यय जो कुछ चाहे कर सके। रेहन व्यय यानी खरीद बेच कुछ भी रखे, रेहन पर रख सके, खरीद सके, कुछ भी कर सके। पिता की संपत्ति पर पुत्रों और पुत्रियों का समान अधिकार हो। तलाक का कानून जारी किया जाए और वह स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही समान हो। तलाक के समय स्त्री पुरुष की आधी संपत्ति पाए और यदि मौरूसी जायदाद हो तो उसका भी एक अंश। ये प्रेमचंद लिख रहे हैं कि स्त्रियों को ये अधिकार चाहिए, चाहे वो उनकी इच्छा है कि अधिकार उन्हें मिले,
और पुरुष, और प्रेमचंद इसको पानी दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। स्त्रियों के बारे में इस तरह के 1931 में उन्होंने लिखा, और ये हमारे मतलब प्रेमचंद ही लिख सकते थे। उस समय के जो हमारे रचनाकार हैं, जो सीधे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और हम लोग ये बात ना भूलें कि लाहौर कांग्रेस में जब उस संविधान की पूर्व पीठिका जैसी लिखी गई, तब उसमें स्त्री और पुरुषों के इन अधिकारों की चर्चा की गई है। हम इस बात को ना भूलें। 1930 जनवरी 1930 संभवतः इसका समय लाहौर कांग्रेस का। और हमारे प्रेमचंद फरवरी 1931 में ये बात लिख रहे हैं। इस बात को आप समझें। एक और वाक्य जो मैं पढ़ना चाहती हूँ इसी उसमें से, साहित्य के उद्देश्य में से, जो दलित है, पीड़ित है, वंचित है, चाहे वह व्यक्ति हो या समूह, उसकी हिमायत और वकालत करना उसका फर्ज है। उसकी अदालत समाज है। इसी अदालत के सामने वह अपना इस्तगासा पेश करता है और उसकी न्याय वृत्ति तथा सौंदर्य वृत्ति को जागृत करके अपना यत्न सफल समझता है। लेखक ये करता है, समाज के सामने रखता है। और प्रेमचंद की कहानियाँ, प्रेमचंद की कहानियों के स्त्री पात्र, प्रेमचंद की कहानियों के दलित पात्र, प्रेमचंद की कहानियों के वंचित, जिस तरह से उन्होंने उनको उभारा है, उनसे हम आज भी तादाद में स्थापित कर लेते हैं। मनोवृत्ति कहानी पढ़ते हुए मैं कई बारी उस बेंच पर सोई। ऐसा लगा जैसे मैं उस बेंच पर सोई हुई हूँ और लोग वहाँ से आ जा रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या आपको सुनते हुए ऐसा नहीं लगा? चाहे आप स्त्री हो या पुरुष। मैं तो औरत हूँ, मुझे तो ऐसा लगा। मुझे तो बहुत घबराहट होने लगती है। कहते हैं कि औरतों के सारे देह में आंखें रहती हैं, कहीं से कोई भी निगाह करे तो उनको दिख जाता है। वो बेहोश औरत को नहीं दिख रहा था कि कौन क्या बातें कर रहा है। बेहोश है वह, बीमार है वह। लेकिन उसमें जो वो ससुर ने नहीं पहचाना, क्योंकि उन्होंने मुझे देखा नहीं। कैसे पहचान सकते थे? अभी मेरा गौना नहीं हुआ है ना। और वसंत लाल भी तो यहीं से अभी निकले गुजरे हैं। तो वो क्या कहती है कि उन्होंने मुझे देखा नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं पहचान सके। और इसका मतलब क्या है कि हम जब पहचान जाएंगे तभी हम किसी को हेल्प करेंगे, किसी को करेंगे। पहचाने बिना नहीं। कोई मनुष्य, ये क्या है? मनुष्य भाव को जगाना है। और मनुष्य भाव कहाँ जगता है? वो उन स्त्रियों में जगता है। क्यों? क्योंकि एक तो संस्कार के उससे बोझ से दबी नहीं। वो खुद स्त्रियां, एक औरत सो रही है। वो जो संस्कार का बोझ है, जिसमें एक स्त्री पर ऐसी उल्टी सीधी बात करना तो सभ्यता और संस्कारशीलता की निशानी है, उसकी सहायता करना निशानी नहीं है। उसकी सहायता करने में मतलब नानी मरी जा रही है। और यहां देखिए, मैं क्या जानती थी वे इस पार्क में आते हैं, संकोच। यानी कि वो इस पार्क में आते हैं तो मैं ना आती। कहीं ये ना पता चल जाए, या आप जरा अंदर इसकी थर्ड मीनिंग को भी हम लोग पढ़ें, कहीं ये ना पता चल जाए कि मैं इस तरह की बीमारी से ग्रस्त हूँ, मैं इस तरह से बीमार हूँ। कहीं ये ना पता चल जाए, एक भय, मैं इस भय को देख रही हूँ, भय को महसूस कर रही हूँ कि बनी बनाई बात ना बिगड़ जाए। लेकिन शादी हो गई है, और मगर कोई आदमी तो साथ ले लिया होता। यहां आदमी जरूरी नहीं कि पुरुष है। आदमी माने मनुष्य, कोई औरत भी हो सकती थी साथ में। कोई तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, अकेले क्यों चली आई तुम? किसी को साथ ले लेते। किस लिए? कोई जरूरत ना थी। यह चाहते हैं। ये आखिरी कहानी है पहले उसकी, मानसरोवर खंड 1 की। कोई जरूरत ना थी, स्त्रियां खुद मुख्तार हैं। ये एक तरह से प्रेमचंद का स्टेटमेंट है औरतों के बारे में। औरतों की वो किस तरह की आजादी उन्हें चाहिए। वो बीमार है, वो बेहोश हो गई, इसमें उसका कोई दोष नहीं।
और वो इसके लिए लज्जित नहीं है। थोड़ी सी घबराई भली हो सकती है, लज्जित नहीं है, जरूरत न थी। ये है, ये चाहते हैं प्रेमचंद कि उसकी बीमारी में उसका कोई ऐसा नहीं कि वो जाकर के बीमारी को पकड़ के लाइयो कि आओ गले लग जा बीमारी मेरे। जैसे कि हम ज़्यादा खा करके पेट खराब कर लेते हैं तो सोचाते रहते हैं कि माँ को या किसी को कैसे बताएं कि हम तो मतलब इतने लोलुप हो गए थे, इतने लोभी हो गए थे कि ज़्यादा खा करके पेट खराब कर लिया है। ना, ऐसी बात नहीं है। ये इस तरह की चीज़ नहीं है। कोई बीमारी आ गई जिसमें कमजोरी हो गई, हो सकता है कोई पीलिया विलिया हो गया और कमजोरी हो गई, अब इलाज कर रहे हैं लेकिन इलाज से ठीक नहीं हो रहा, समय लगा रहा है, या इलाज का गलत वो ट्रैक चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वो हवाखोरी के लिए चली आई है। और कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस बहुत महत्वपूर्ण है। और ये है उस युवती की मनोवृत्ति, ये कॉन्फिडेंस से डिफाइन हो रही है। और युवती का नाम नहीं है वसंत लाल का नाम है, डॉक्टर जी का नाम है कि मतलब वो श्यामनाथ, डॉक्टर श्यामनाथ वकील साहब का नाम है, हाशिम का नाम है, मीनू और बाई जी हैं। लेकिन आप इस बात को गौर कीजिए, युवती का नाम नहीं है। क्योंकि वो कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री ऐसी स्थिति में हो सकती है। और एक तरह से वो व्यक्तिवाचक ना होकर के पूरे एक मतलब से एक औरत समावेशी उसमें देखिए आप, मतलब सर्वनाम की तरह उसे देखिए। वो सर्वनाम है औरत, युवती, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है कि एक औरत के साथ ऐसा हो गया, ऐसी बात नहीं है। औरत कहीं भी अगर इस तरह से थोड़ी छोटी स्कर्ट पहन ले, ससुर के सामने सर उघाड़ के चली जाए। आज ही बताइए, हमने कहा कि हम अपने जेठ को फ़ोन करते हैं 2 बजे 2:30 बजे के आसपास, जब नरेश जी से बात हुई उसके बाद मैंने कहा चलो जेठ जी को भी फ़ोन कर ले। तो पुरुषोत्तम जी ने तुरंत उसमें लगा दिया व्हाट्सएप जो वो होता है कैमरा वाला। तो हमने कहा कि इसको मत लगाओ, हमारी बिंदी उतर गई है, उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये है कि हमारी बिंदी उतर करके गिर गई है और हम बिंदी नहीं लगाए हुए हैं अभी, तो ऐसा मत लगाओ, अच्छा नहीं लगेगा। ये है हमारे संस्कार। तो छोटी छोटी बातों पर, मतलब बिंदी नहीं लगाया है, जेठ जी को अच्छा नहीं लगेगा, ये बात हमको मतलब अजीब सी लगती है। और वो लड़की जो बेहोश पड़ी हुई थी, जिसको किसी ने, मीनू ने हाथ पकड़ के हिलाया और कहा उठो उठो, बहुत देर हो गई है, दिन बहुत बीत गया, उठो जाओ अपने घर जाओ। वो औरत, प्रेमचंद ऐसी औरत चाहते हैं। प्रेमचंद की ये कहानी, मुझे पूरा यकीन है कि अर्ली 30s की कहानी है, इसमें डेट नहीं लिखा है, लेकिन उससे पहले की कहानी नहीं है, ये कहानी नहीं है, आई एम श्योर। और आज 90 साल बाद, लगभग 90 साल बाद इस कहानी को पढ़ते हुए, इस कहानी के साथ जैसा हमारा साधारणीकरण हो रहा है, उससे जाहिर है कि औरतों के मामले में हमारा समाज कोई बहुत आगे नहीं बढ़ा है। अभी हमें बहुत रास्ता पार करना है। हमारी लड़कियां भले ही स्कर्ट पहनने लगी हों, पढ़ने लगी हों, दोस्तों से मिलने लगी हों, लेकिन मनोवृत्ति जिस तरह से है, और जो माला जी का मैंने आप लोगों को समाचार पढ़ के सुनाया, और रोज़ इस तरह के जो समाचार आ रहे हैं, उसमें एक युवती जो बेंच पर बेहोश पड़ी हुई है, वह देह से अधिक कुछ नहीं। आज भी स्त्रियों को देह मानने की बहुत बहुत गहरी मनोवृत्ति है। पुरुष आज भी चाहेंगे कि मंकी ग्लैंड लगवा लें, या उकासा का सेवन कर लें, या और जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, अब तो वियाग्रा भी है, तो वो सब करते रहें। तो ये है आज का समाज। और इस संकल्प के साथ कि हमें समाज को अपने घर से, शुरुआत अपने से और अपने घर से ही होती है हरदम, क्योंकि उधर उंगली करो तो 4 उंगलियां तो अपनी तरफ आती है ना, ऐसे उंगली करेंगे तो 4 अपनी तरफ है। तो जो 4 अपनी तरफ है, यहीं से शुरू किया जाए, तो इससे हम लोग शुरू करें।
और समाज को कुछ बेहतर बनाएं औरतों के लिए, कि औरतों का नाम हो सके, औरतें एक समावेशी, एक मतलब जैसे रेवड़ की भीड़ें हों, इस तरह की भीड़ें ना रहें। तो इसके साथ, इस संकल्प के साथ कि मनोवृत्ति में हम लोग बदलाव लाएंगे, कुछ बेहतर दुनिया बनाएंगे, और इसको पढ़ने से जो आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हुई, इसके साथ मैं आज ये कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मनोवृत्ति यहीं ख़त्म करती हूँ। और अगला लाइव मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं मीराबाई पर करूँ।